सबसे पहले अपने को समझना ये है सर कि ये फ्यूचर में और कैश में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो हम कैश को जो कहते हैं सर, वो हम कैश को कहते हैं हम बेसिकली स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब ये हुआ सर कि जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत 500 रुपए चल रही है या 200 रुपए चल रही है, जो भी चल रहा है। मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत जो है वो 200 रुपीज चल रही है। ठीक है, कहाँ पे? कैश मार्केट में, जो अभी तक जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी स्टॉक का एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बना है। अब ये डेरिवेटिव का मतलब क्या है, सबसे पहले ये अपने को समझना है। सेम यही स्टॉक रहेगा और इसी स्टॉक का एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, और इसकी कीमत जो है वो कुछ रहेगी। हो सकता है 201 रहे, हो सकता है 202 रहे, हो सकता है 203 रहे, इस तरीके से। या हो सकता है 199 रहे, या हो सकता है 198 रहे, इस तरीके से। समझ पा रहे हैं? यस यस। तो इसको जो ये जो दूसरी प्राइस है, जो आपका डेरिवेटिव मार्केट में है, उसको हम कहते हैं फ्यूचर फ्यूचर का प्राइस। तो स्पॉट प्राइस हम कहते हैं किसको, जो कैश मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको। और फ्यूचर का प्राइस हम कहते हैं किसको, जो हमारा फ्यूचर मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको हम कहते हैं। ठीक। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल किसी भी स्टॉक का उठा लेते हैं सर। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं रिलायंस का। ठीक है, ये एनएससी की वेबसाइट है। ये आ गए हम रिलायंस के इक्विटी में। ठीक। तो इक्विटी का मतलब क्या हुआ सर? इक्विटी का मतलब है कि ये कैश मार्केट का प्राइस चल रहा है। ओके। ठीक है, यानी अभी इसकी कीमत क्या चल रही है? 2040 चल रही है इसकी कीमत। कैश मार्केट में इसकी जो कीमत है वो कितनी है? 2040 इसकी कीमत है। ठीक है, अब इसी का अगर हम डेरिवेटिव देखना चाहें, अब डेरिवेटिव क्यों नाम पड़ा वो भी मैं बताऊंगा आगे, अभी जस्ट मैं आपको बस प्राइस बता रहा हूं। इसी का अगर हम डेरिवेटिव देखना चाहेंगे तो डेरिवेटिव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि डेरिवेटिव में क्या प्राइस चल रहा है। ठीक। ये स्टॉक फ्यूचर मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए 25 फरवरी वाला का जो प्राइस चल रहा है 2043 चल रहा है। तो कैश में जिसकी कीमत 2040 थी, उसकी कीमत फ्यूचर में 2043 है। ठीक। तो ये जो 2043 है इसको हम कहते हैं फ्यूचर का प्राइस, और वो जो 2040 है उसको हम कहते हैं क्या? स्पॉट का प्राइस। समझ पाए ना? हाँ सर। स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का मतलब क्या है। अब समझते हैं कि ये डेरिवेटिव डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा हम एक उदाहरण समझेंगे सर। जैसे मान लीजिए हमारे पास में अवेलेबिलिटी किन किन चीजों की है। जैसे हम क्या करते हैं, दूध के बने प्रोडक्ट हम अपने पास में यूज करते हैं ना सर। तो जैसे हम पनीर का इस्तेमाल करते हैं, तो पनीर की जो कीमत है सर, वो पनीर की कीमत किसके ऊपर डिपेंड करेगी? मिल्क के, दूध के। इसकी कीमत जो है वो मिल्क के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर दूध की कीमत बढ़ती है तो पनीर की भी कीमत आपको क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या फिर मिठाइयों की बात कर लें हम, तो मिठाइयाँ जो हैं वो भी क्या है? दूध से ही बनी हुई हैं कहीं ना कहीं। मिठाइयों में फिर चीनी भी लगता है और बाकी सारी चीजें भी। तो ये जो मिल्क का प्रोडक्ट है, ये मिल्क के प्रोडक्ट से बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। तो ये जो मिल्क हो गया सर, ये जो मिल्क है हमारा, इसको हम कहते हैं कैश मार्केट।
और इससे जो चीज डिराइव हुआ है, डिराइव हुआ मतलब क्या, जिस चीज का प्राइस इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे पनीर हो गया हमारा, मिठाइयां हो गई हमारी, तो ये जो चीजें हो गई जो इससे मिलके इसके कारण बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। मतलब किसी से ये डिराइव हुआ है, इसको हम क्या कह रहे हैं, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। मतलब किसी चीज से ये क्या हुआ है, डिराइव हुआ है, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसी क्या जरूरत थी कि डेरिवेटिव मार्केट बनाने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपका एग्जांपल, आप ही का एग्जांपल लेके चलता हूं सर। जैसे मान लीजिए अभी तो मार्केट ठीक है, बुल रैली में चल रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ एकदम जा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट सर नीचे की तरफ भी आने लग जाए, जैसे अभी मार्च में हुआ था कोरोना के टाइम पे, हो सकता है कि नहीं। मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है ना, नीचे की तरफ कंटिन्यूअस बेसिस पे मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। हाँ। तो मार्केट अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे नीचे की तरफ आएगा तो जो आपके पोर्टफोलियो की होल्डिंग है सर, वो नुकसान में जाएगा। मतलब जो प्रॉफिट अभी आपको हो रहा है वो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना, हो सकता है नुकसान में ना जाए लेकिन प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। तो आपके पास में कोई भी ऐसा हथियार है, कोई भी ऐसी चीज है जिससे आप उस नुकसान को कवर कर पाए, कोई ऐसा माध्यम है जिससे मान लीजिए सर कि मुझे, जैसे मान लीजिए सर मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है या 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, अब मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे जाने की संभावना है। अगर मार्केट अगर मार्केट मान लीजिए यहां से नीचे जाने की संभावना है, तो मेरा जो 5 लाख का प्रॉफिट है, वो 5 लाख का प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा। तो मेरे पास में कोई ऐसा हथियार है, कोई ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल करके मैं उस प्रॉफिट को, मैं अपने पोर्टफोलियो को बेचना नहीं चाहता हूं। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, कि हम प्रॉफिट बुक कर लें। हाँ। पहला ऑप्शन यही है ना कि ठीक है, जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। लेकिन मैं बुक नहीं करना चाहता हूं। क्यों बुक नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अगर मार्केट गिरेगा भी तो थोड़ा बहुत गिर के और फिर वापस से मार्केट ऊपर आ जाएगा। हो सकता है जिस प्राइस पे मैंने आईटीसी को खरीदा हुआ है, 150 पे आपने खरीदा हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो 150 वाला प्राइस दोबारा आईटीसी का ना आए, पॉसिबिलिटी है। यस यस। समझ रहे हैं ना। हाँ तो हाँ। अगर मैं बुक कर लूंगा तो मुझे घाटा हो जाएगा, मेरी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो मेरी ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो मैं बुक नहीं करना चाहता, मैं प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि अगर ये आईटीसी 220, 230, 240 पे है अभी, और अगर ये आईटीसी 220, 230, 240 से गिर के 170, 180 या 200 पे पहुंचता है, तो मैं ये जो 40 पॉइंट जो गिरावट हो रही है जिसके कारण मुझे अपने पोर्टफोलियो में नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को मैं कवर कर लूं कहीं दूसरे तरीके से। ऐसा अगर हम केवल कैश मार्केट में रहेंगे तो हमारे पास में कोई भी रास्ता अवेलेबल नहीं है सर, नहीं है ना अवेलेबल इस प्रॉफिट को बुक करने का। मतलब इस नहीं प्रॉफिट को बुक करने के अलावा हमारे पास में कोई भी रास्ता अवेलेबल नहीं है, नहीं नहीं है ना। तो नहीं। यही समस्या जो है, यही समस्या हुई कैसे लोगों के साथ में, जो लोग बड़े कैपिटल के साथ में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका कैपिटल जो है वो करोड़ों में है, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, इस तरीके से अगर उनका कैपिटल है, तो अगर वो लोग अपने गिरते हुए पोर्टफोलियो को, अपने पोजीशन को सेफ नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनका पैसा बहुत बड़ा लगा हुआ है मार्केट में। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मेरे पास में अवेलेबल हो जिससे मैं क्या करूं, अपने पोजीशन को सेफ रख पाऊं। तो वैसे ही लोगों के लिए डेरिवेटिव मार्केट आया। क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में सबसे अच्छी चीज क्या है सर, कि आप इसमें सेल करके भी होल्ड कर सकते हैं। जैसे कैश मार्केट में क्या होता था कि आप कैश मार्केट में केवल बाय करते थे और बाय करके ही आप पोजीशन होल्ड रख पाते थे, यही होता था ना। जी सर। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में, फ्यूचर में भी, ऑप्शन में भी
आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन सेल करके होल्ड रख सकते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट का। तो अब अगर मान लीजिए जो आईटीसी की कीमत अभी कैश मार्केट में 200 चल रही है या 230 चल रहा है, जो भी चल रहा हो सर, और मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी अगर ये आईटीसी है, समझ रहे हैं, आपने खरीदा हुआ है ना आईटीसी, कितने से आईटीसी आपके पास? मेरे पास 175 का सर। 175 का है। तो हाँ। ये जो आईटीसी है, ये आईटीसी अगर ये गिरेगा, ठीक है, अभी 230 200 जो भी चल रहा हो, अभी कीमत कितनी चल रही, 230 था शायद, जो मुझे याद है। अच्छा 220 है, हाँ चलिए। वही 200। तो 217 218 चल रहा है अभी। तो अभी अगर 218 से गिर के अगर 200 हो जाता है, तो ये 18 पॉइंट का मुझे नुकसान होगा वहां। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इस 18 पॉइंट के नुकसान को कवर करने के लिए मैं इस फ्यूचर को, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसका जो डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है, इसको सेल करके होल्ड कर लूंगा अपने पास। जैसे हम कैश में शॉर्ट सेलिंग, तो याद है ना आपको, शॉर्ट सेलिंग मतलब सेल करके बाय करना, पहले सेल कर देना बाद में बाय कर लेना। हाँ मालूम है। हाँ, तो वही ये 218 से अगर ये गिर के 18 पॉइंट भी अगर गिर गया सर, तो ये 18 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा मुझे फ्यूचर में। जैसे ही ये प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट को निकाल के मैं वापस से कैश मार्केट में फिर से ये आईटीसी का शेयर 200 रुपए पे फिर खरीद लूंगा। तो मुझे अपना पोर्टफोलियो बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ी और मुझे प्रॉफिट का प्रॉफिट भी हो गया। ये जो चीज है, ये केवल डेरिवेटिव मार्केट से ही पॉसिबल है सर। केवल डेरिवेटिव मार्केट से ये चीज पॉसिबल है, फ्यूचर से या फिर ऑप्शन से। अब इसका दूसरा तरीका समझिए सर। अभी आप निफ्टी खरीद पाते हैं क्या कैश मार्केट में? निफ्टी 20 खरीदता हूँ जनरली। हाँ, लेकिन निफ्टी। मैं निफ्टी 20 खरीद पाते हैं। निफ्टी 20 है ईटीएफ। हाँ ईटीएफ। हाँ, निफ्टी 20 जो है वो ईटीएफ है। लेकिन हम निफ्टी को नहीं खरीद पाते हैं। निफ्टी के वो एक्चुअल में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को एक काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड है वो सब, जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, ठीक है। लेकिन हम निफ्टी को परचेज नहीं कर पा रहे। अब मान लीजिए कि मार्केट अभी 15,200 15,300 पे चल रहा है, अभी लगभग मार्च के लो से 2 गुना हो गया, 2 गुना से भी ऊपर आ गया है मार्केट। अब अगर मान लीजिए मुझे लग रहा है कि अरे स्टॉक गिरे ना गिरे, मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आने वाला, 500 पॉइंट का, 1000 पॉइंट का, 2000 पॉइंट का, ऐसे अगर करेक्शन आएगा, तो अगर निफ्टी गिरेगा तो आपके पोर्टफोलियो में भी कुछ ना कुछ गिरावट होगी। जरूर से। तो निफ्टी बीज को सेल करके आप होल्ड नहीं कर सकते। हाँ वही। हाँ, लेकिन निफ्टी को सेल करके आप होल्ड कर सकते हैं डेरिवेटिव में। तो अगर मेरा व्यू मार्केट पे बियरिश है, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं निफ्टी को सेल करके होल्ड कर सकता हूं। समझ रहे हैं? तो ये क्या है सर, ये डेरिवेटिव इसीलिए बना है कि आप अपने पोर्टफोलियो को, जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है, जो आपका चल रहा है, उसको बिल्कुल चलने दीजिए लॉन्ग टर्म में, क्योंकि 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में अभी भी आप अच्छे प्रॉफिट में हैं। मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट देगा ही देगा। अभी हम बड़े बुल रैली की तरफ जा रहे हैं। तो लेकिन बीच बीच में करेक्शन भी आता है जी। 500 पॉइंट गिरता है, 1000 पॉइंट गिरता है, 1500 पॉइंट गिर जाता है, फिर वापस ऊपर जाता है। तो उस बीच के करेक्शन को कमाने के लिए, उस बीच के करेक्शन का प्रॉफिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर, डेरिवेटिव में हम किसी भी चीज को सेल करके होल्ड कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट क्यों बना है? तो ये बना है केवल अपने पोजीशन को सेव करने के लिए। इसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं हेजिंग। इसको हम कहते हैं क्या सर? हेजिंग। हेजिंग का क्या मतलब है? किसी स्टॉक को हमने कैश मार्केट में बाय कर लिया और उसी स्टॉक को फ्यूचर मार्केट में हमने सेल कर दिया। अच्छा। सेम क्वांटिटी।
जैसे आईटीसी का आपके पास में मान लीजिए कि 1000 क्वांटिटी है या 2000 क्वांटिटी है, ठीक है। तो उतनी ही क्वांटिटी अगर आप आईटीसी का यहाँ फ्यूचर में सेल कर दोगे तो आपका पोजीशन क्या हो गया, हेज हो गया। अब अगर ऊपर जाएगा तो कैश में प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, दोनों तरफ प्रॉफिट होगा आपको। अच्छा, समझ पा रहे ना? हाँ सर, हाँ। तो दोनों केस में आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये क्या हुआ सर, हेजिंग। इसको हम क्या कहते हैं, हेजिंग कहते हैं। तो हमारा जो डेरिवेटिव मार्केट बना है वो बेसिकली बना इसी के लिए है, हेजिंग के पर्पस से डेरिवेटिव मार्केट हमारा बना हुआ है। अब बात आती है सर कि सर मेरे पास में आईटीसी का मान लीजिए 10 ही शेयर है, तब मैं क्या करूंगा? क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में अभी तो आपने सबसे पहला पॉइंट क्या समझा कि डेरिवेटिव मार्केट में हम सेल करके होल्ड कर सकते हैं, यही समझा आपने। हाँ। अब दूसरी चीज क्या है सर कि डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करने के लिए क्वांटिटी पहले से फिक्स होती है। लॉट। हाँ, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्केट लॉट कहते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर हम आईटीसी का एग्जांपल लें सर, अगर हम आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं तो आईटीसी के एग्जांपल में आपको दिखेगा कि इसका लॉट कितने का है। बताइए सर कितने का लॉट है इसका, दिख रहा है यहाँ पे? 3200। अच्छा, 3200 का। यानी जब भी आप इसको ट्रेड करेंगे तो 3200 शेयर में ही ट्रेड करेंगे सर। तो अगर मान लीजिए किसी ने 100 शेयर बाय करके रखा है और उसने एक लॉट आईटीसी का सेल कर दिया, तो ये हेजिंग हुई क्या, ये परफेक्ट हेजिंग हुई क्या? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे पास में 100 ही शेयर है और तुमने 3200 शेयर सेल मार दिया, तो तुम्हें प्रॉफिट तो तब होगा ना जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा सर और मैंने 3200 शेयर सेल किया हुआ है, तो नीचे जाएगा मार्केट तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। और मेरे पास में 100 ही शेयर बाय हैं, तो शेयर अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ही मेरे पास में क्या होगा, कम प्रॉफिट होगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट तो कैश में मुझे कम प्रॉफिट होगा और फ्यूचर में मुझे ज्यादा नुकसान होगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गया तो। तो इसीलिए किसी स्टॉक में अगर हम हेज करते हैं सर, तो किसी स्टॉक में हेज करने के लिए हमारे पास में क्या है कहानी, हमारे पास में कहानी ये होती है कि क्वांटिटी आपकी जो है कैश मार्केट की और फ्यूचर मार्केट की सेम होनी चाहिए। अगर आपके पास में क्वांटिटी सेम नहीं है तो या तो आप ओवर हेज हो जाओगे या अंडर हेज हो जाओगे। अंडर हेज का कैसे मतलब हो गया सर, अंडर हेज का एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास में 5000 स्टॉक है आईटीसी, कैश में मैंने 5000 शेयर खरीदा हुआ है और एक ही लॉट सेल किया, तो प्रॉफिट अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो 5000 गुने 5 पॉइंट 10 पॉइंट जितने भी पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा वैसे प्रॉफिट होगा। और लॉस 3200 अगर मार्केट नीचे की तरफ गया तब प्रॉफिट होगा 3200 मल्टीप्लाइड बाय जितने पॉइंट के। समझ रहे हैं ना? तो और डिटेल बताऊं? नहीं, ठीक है। तो आपको क्या होगा, इस ये क्या हो गया, आप अंडर हेज हैं, मतलब आपने अपने स्टॉक को पूरे तरीके से हेज नहीं किया। तो अगर हम स्टॉक को हेज करते हैं, अगर हम स्टॉक की हेजिंग करते हैं तो क्वांटिटी अपने को सेम रखना पड़ता है। अगर हम स्टॉक की हेजिंग करते हैं तो हमें क्वांटिटी को सेम रखना पड़ता है। क्लियर है? यस यस। तो ये जो मार्केट लॉट है सर, ये हर स्टॉक का अलग अलग होता है। किसी भी स्टॉक में जाएंगे आप तो मार्केट लॉट उसका जो होगा वो अलग अलग होगा। दूसरी चीज, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो फिक्स है पहले से। निफ्टी का लॉट साइज होता है 75 का और बैंक निफ्टी का लॉट साइज होता है सर 25 का। अभी आपने निफ्टी 20 कितने खरीद के रखे हुए हैं? मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको जो केवल निफ्टी निफ्टी 20 के लिए मेरे में स्ट्रेटेजी कुछ अलग है कि मैं उसको ना, जिस दिन भी मार्केट गिरता है ना उस दिन खरीद के रखे रहता हूँ। और कोई भी शेयर खरीदना हो तो मैंने उसको यानी कि एक तरह से एक बैंक टाइप उसको यूज कर रहा हूँ
कि कुछ अच्छा। जब चलते रहता है, जैसे कि 100 रुपया 95 रुपया में खरीदा, 107 रुपया हुआ, तो मैं वो नहीं देखता हूँ कि मैं इसमें कितना फायदा हुआ, मैं बस बेच देता हूँ और वो शेयर को एक तरह से, अगर मेरे को वो थोड़ा रेट हाई लगता है तो मैं खरीद लेता हूँ, उस हिसाब से निफ्टी 20 को रखे रहता हूँ खरीद के। अच्छा, तो मतलब ज्यादा अभी होल्ड करके नहीं रखे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ख्याल से ऐसे ही रखता हूँ, यानी कि 20,000 रुपया तक का हर समय रखे रहता हूँ उसमें। अगर अच्छा। कैश नहीं है, कैश में नहीं रखना है पैसा, मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, तो जिस दिन भी मार्केट गिरा हुआ ऐसे करके करता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं एक वैसे स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। अगर आप हाँ हाँ निफ्टी 20 खरीद के केवल रख लें, हाँ लगभग 8-10 लाख रुपए का, हाँ। और उसके बाद केवल ऑप्शन से अगर आप ट्रेड करें, तो 10-15 हजार रुपए आप केवल इसी स्ट्रेटजी से कमा सकते हैं। ठीक है सर, देखेंगे। आगे जब मैं ऑप्शन बताऊंगा आपको स्ट्रेटजी, तो ये भी स्ट्रेटजी आपको शेयर करूंगा, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे हैं निफ्टी के। तो निफ्टी का जो लॉट साइज है वो कितने का है? 75 का। इसी तरीके से बैंक निफ्टी है सर, उसका भी लॉट साइज जो है वो भी फिक्स है। तो इसमें क्या होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है सर, लॉट साइज पहले से फिक्स होता है। हम्म। तो आप जब भी करेंगे ट्रेड, तो क्या होगा, आप हमेशा सही अमाउंट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब लॉट साइज में ही ट्रेड करेंगे। 1 मिनट होल्ड कीजिए। हेलो। हाँ सर, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो निफ्टी का लॉट साइज है वो क्या है, फिक्स है 75 का। इसी तरीके से हमारा बैंक निफ्टी का भी लॉट साइज जो होगा वो क्या होगा, फिक्स है 25। फिक्स होगा। अब ये कभी कभी चेंज भी हो जाता है सर। कभी कभी मतलब अगर एक्सचेंज को लगता है कि हाँ मुझे चेंज करना चाहिए, तो वो लोग चेंज भी कर देते हैं। हम्म। पहले मुझे याद है कि जब मैं शुरुआत में ट्रेडिंग, जब शुरू शुरू में जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, जी। तो उस टाइम पे निफ्टी का जो लॉट साइज हुआ करता था सर, वो 50 का हुआ करता था। ओके। उसके बाद फिर 50 से बढ़ के फिर 75 हुआ। तो बहुत सालों तक निफ्टी का लॉट साइज 50 ही था। तो निफ्टी 50 याद रखने में भी आसानी रहती थी कि यहाँ 50 का लॉट साइज है। लेकिन अब निफ्टी का जो लॉट साइज हो गया है वो 75 हो गया है। और बैंक निफ्टी का तो बहुत बार चेंज हुआ है। पहले बैंक निफ्टी का 50 था, फिर 50 से 30 हुआ, फिर 20 हुआ बीच में, फिर 25 हुआ। ऐसा तो बहुत बार चेंज हुआ। तो अब जैसे मान लीजिए सर, अभी एक मैंने एग्जांपल आपको बताया आईटीसी का लेके, कि 3200 क्वांटिटी अगर हमारे पास में कैश में है, 3200 क्वांटिटी अगर हमने फ्यूचर में सेल कर दिया, तो हमारी पोजीशन क्या हो गई, दोनों तरफ से क्या हो गई, हेज हो गई। ठीक है। हम इसी हेजिंग को कर सकते हैं कैश मार्केट के साथ भी, सॉरी इंडेक्स के साथ भी। इंडेक्स का मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ भी। तो उस हेजिंग को समझने से पहले हम सबसे पहले क्लियर करेंगे डेरिवेटिव के और कौन कौन से बेसिक पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, कि हमारा स्पॉट प्राइस और फ्यूचर का प्राइस क्या होगा, डिफरेंट हुआ। यानी जो प्राइस कैश मार्केट में चल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, स्पॉट प्राइस कहेंगे। और जो प्राइस हमारा डेरिवेटिव के लिए चल रहा है। हाँ डेरिवेटिव मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में चल रहा है, उसको हम फ्यूचर का प्राइस कहेंगे। इसके बाद आती है बात कॉन्ट्रैक्ट साइकिल की। उसके बाद एक पॉइंट और मैंने आपको क्या बताया, हेजिंग बताया आपको। इसमें मेंशन नहीं है लेकिन मैंने हेजिंग आपको बताया कि हेजिंग जो होता है वो क्या होता है, कैश में हम किसी चीज को बाय कर लेते हैं, ठीक उल्टा उसका हम उसी चीज को उतनी ही क्वांटिटी में फ्यूचर में सेल कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हेजिंग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है सर, जैसे हम कैश मार्केट में किसी स्टॉक को खरीद के जब तक चाहे तब तक रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है उसको बेचने का। कोई बाउंडेशन है क्या? नहीं। हम चाहें तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, हम चाहें तो वही शेयर अपने बेटे को भी ट्रांसफर कर दें, कर सकते हैं ना। हाँ हाँ। तो कैश में हमारे पास में कोई बाउंडेशन नहीं है सर स्टॉक को बेचने का। लेकिन फ्यूचर मार्केट में हमारे पास में बाउंडेशन होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सपायरी डेट। ठीक है।
इसको हम कहते हैं एक्सपायरी डेट। और ये कब होता है? ये होता है हर महीने के आखिरी गुरुवार को। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया, फरवरी का बाय किया मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट को, तो फरवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्सपायर कब होगा? फरवरी का जो आखिरी गुरुवार होगा उस दिन वो एक्सपायर हो जाएगा। फरवरी का जो आखिरी गुरुवार होगा उस दिन वो क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? जी जी। तो ये एक्सपायरी होती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? पहले कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। मैं एक बहुत आसान सा और एक बहुत सिंपल सा आपको एक उदाहरण दूंगा। उदाहरण ये है सर कि जैसे कि मान लीजिए कि अब कॉन्ट्रैक्ट तो आप ऑलरेडी समझते ही होंगे, कोई दो पार्टी के बीच में बनता है कोई कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर, पता है तो मुझे। जैसे मान लीजिए सर कोई किसान है और कोई एक कुरकुरे बनाने वाली कोई कंपनी है सर, ठीक है। तो ये जो किसान है ये कुरकुरे बनाने वाली कंपनी के पास में जाता है और उनसे कहता है कि मैं अपना मक्का जो है, जो मक्का है वो मैं आपको बेचना चाहता हूँ, 100 क्विंटल मक्का मैं आपको बेचना चाहता हूँ। तो ये जो 100 क्विंटल मक्का बेचने के लिए वो गया है, तो उस 100 क्विंटल मक्का का कुछ ना कुछ तो दाम लगाएगा वो। मान लीजिए उसने बोला कि मैं 100 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से बेचूंगा। तो ये जो 100 रुपए पर क्विंटल का भाव उसने डिसाइड किया होगा, ये किस बेसिस पे उसने डिसाइड किया होगा सर? अगर उसने 100 रुपए पर क्विंटल का भाव अगर डिसाइड किया तो ये किस बेसिस पे डिसाइड किया होगा? अपने पास्ट जो अब एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब पहली चीज ये हो सकती है कि उसका जो लागत होगा उसको ध्यान में रखा होगा उसने। हाँ हाँ, यस। ठीक है, कि मुझे कितने में प्रॉफिट हो रहा है, मुझे हाँ। मेरा बुआई में सब कुछ करने में मेरा कितना खर्चा हुआ, 70 रुपए का खर्च हुआ, 100 रुपए पे मैं बेच दूंगा तो मुझे 30 रुपए पर क्विंटल के बेसिस से प्रॉफिट होने वाला है। पहली चीज तो ये उसके दिमाग में आई होगी। दूसरी चीज क्या होगी कि उसने ये भी सोचा होगा सर कि अभी मक्के का रेट क्या चल रहा है और आगे भविष्य में इसका रेट क्या हो सकता है, ये भी सोचा होगा। यस। अगर मान लीजिए मक्के का रेट अभी 70 रुपए चल रहा है और क्योंकि वो किसान है तो उसको आइडिया होगा कि इस बार पैदावार किस तरीके से हुआ है, क्या चीजें हुई हैं, और उसको लग रहा है कि इस बार पैदावार ज्यादा नहीं हुआ है मक्के का, तो डिमांड मक्के का ज्यादा रहेगा। मक्के का अगर डिमांड ज्यादा रहेगा तो मैं अपने मक्के को अगर ज्यादा भाव पे बोलूंगा तो सामने वाला खरीदने के लिए तैयार रहेगा। ये भी दो चीज डिसाइड किया होगा, उस दो चीज उसके दिमाग में आई होगी। यानी वो हाँ। यानी वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, किसके बेसिस पे? प्रेजेंट भाव को देखते हुए, प्रेजेंट की कीमत को देखते हुए वो फ्यूचर के प्राइस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यस। समझ पा रहे हैं? तो अब जब वो गया कंपनी के पास में, कंपनी भी क्या सोचेगी कि क्या 100 रुपए का भाव फिजिबल है, ये 100 रुपए पर क्विंटल का जो भाव है ये फिजिबल है क्या, मतलब ये सही है क्या, मेरे लिए सही होगा क्या? कंपनी भी तो सोचेगी ये चीज। क्यों सोचेगी कंपनी ये चीज? क्योंकि कंपनी भी क्या कैसे सोचेगी, अभी क्या भाव चल रहा है और आगे चल के इसका भाव क्या हो सकता है। तो दोनों लोग भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। कंपनी भी भविष्य के बारे में सोच रही है, किसान भी भविष्य के बारे में सोच रहा है, लेकिन उनका रेफरेंस पॉइंट क्या है? करंट मार्केट प्राइस। उनका रेफरेंस पॉइंट क्या है? करंट मार्केट प्राइस उनका रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर मान लीजिए अब इन दोनों ने बोला कि ठीक है, कंपनी को लगा कि हाँ 100 रुपए का भाव सही है, कोई बात नहीं है, ठीक है तुम मुझे दे देना 100 क्विंटल। और किसान को भी लगा कि हाँ मेरा 100 रुपए का भाव से, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। किसान ने बोला कि मैं आपको 3 महीने के बाद 100 क्विंटल मक्का जो है वो आपको मैं डिलीवर कर दूंगा। तो ये दोनों के बीच में बन गया कॉन्ट्रैक्ट, इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। और दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना
वो कितने का बना, 100 क्विंटल का। तो ये जो 100 क्विंटल हो गया वो क्या हो गया, लॉट साइज हो गया। ठीक है, ये 100 क्विंटल हो गया क्या, उसका लॉट साइज हो गया। अब आप मुझे बताइए, सर, यहाँ पे बायर कौन है और सेलर कौन है? किसान बायर है कि सेलर है? सेलर है। सेलर है। और बायर कौन है हमारा? वो कुरकुरे वाले कंपनी। जी। कंपनी, कुरकुरे बनाने वाली जो कंपनी है वो क्या हो गई, हमारी बायर हो गई। अब मान लीजिए आज से 3 महीने के बाद, अभी फरवरी का मंथ चल रहा है सर, तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने के बाद में अगर वो डिलीवर करता है, और 3 महीने के बाद में अगर अभी करंट मार्केट प्राइस अगर 70 चल रहा है, और 3 महीने के बाद में अगर ये प्राइस 120 हो गया, तो फायदा किसको हो रहा है? कुरकुरे वाली कंपनी को। कुरकुरे वाली कंपनी को, क्योंकि उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिया 100 रुपए के हिसाब से। समझ पा रहे हैं? तो जो सेलर था, जो जो बायर था उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिया 100 रुपए के हिसाब से, और अभी मार्केट प्राइस उसका 120 चल रहा है, तो उसको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है पर क्विंटल के हिसाब से। और अगर वो वेट करता, अगर वो 3 महीने वेट करता किसान, तो ये 100 रुपए वाला कॉन्ट्रैक्ट वो 100 रुपए पे ना, 70 रुपए वाला जो है, जो 100 रुपए पे बेच रहा है, वो 100 रुपए पे नहीं बेचता, 120 रुपए पे बेचता, तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है। यानी कि सेलर को नुकसान हो रहा है। मार्केट में भी यही होता है। अगर आप सेल करते हो, शेयर की प्राइस जो है अगर वो ऊपर की तरफ जाती है तो आपको नुकसान होता है। अगर आप सेल करते हो, शेयर की प्राइस अगर नीचे की तरफ जाती है तो आपको प्रॉफिट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आया सर? पूरी पिक्चर समझ में आई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? यस, 100%। तो ठीक इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है सर, किसके किसके बीच में? बायर के बीच में और सेलर के बीच में। बायर के बीच में और सेलर के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये किनके बीच में बनता है? बायर और सेलर के बीच में। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि किसी भी स्टॉक में, अब जो हम जज करेंगे सर, किसी भी स्टॉक में हम किस बेसिस पे जज करेंगे? करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस। हम क्या जज करेंगे? करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी स्टॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम अभी रिलायंस का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। तो रिलायंस का जो हमारा स्टॉक की कीमत है, जो हमारे स्टॉक की कीमत है वो कितनी है? 2040 की हमारे स्टॉक की कीमत है सर। ठीक है, अब इस 2040 के प्राइस को ध्यान में रखते हुए अगर मेरा व्यू बुलिश है और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक फरवरी में ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? इसका डेरिवेटिव का फरवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट में क्या करूंगा? बाय कर लूंगा। ठीक है ना? मैं क्या करूंगा? इसका फरवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लूंगा। अब अगर मैं इसका फरवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए जाऊंगा, तो क्या मुझे 2040 की कीमत पे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस अपने को देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी जो ये मिल रहा है, ये कितने पे मिल रहा है अपने को सर? लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इसका 2043 का, देख रहे हैं ना? अब ये प्राइस कैसे बढ़ता है और घटता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। क्यों, किस लॉजिक से ये प्राइस ऊपर गया, किस लॉजिक से ये प्राइस नीचे गया, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी बस, अभी के लिए, क्योंकि बहुत बेसिक है, अभी के लिए बस इतना समझिए कि डेरिवेटिव का प्राइस और फ्यूचर के प्राइस में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। तो अभी के हिसाब से अपने को डिफरेंस कितने का है? 3 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मुझे फरवरी का नहीं, मुझे लग रहा है कि ये मार्च में ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब पहले मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसको बाय कर लूंगा 2043 पे, तो इसको मैं होल्ड कब तक रख पाऊंगा? थर्सडे के, फरवरी के ये वीकली है कि मंथली है? फ्यूचर में सर केवल मंथली होता है, वीकली नहीं होता। ओके ओके ओके, तो लास्ट थर्सडे को। हाँ, तो लास्ट थर्सडे जो है वो क्या है हमारा? 25 फरवरी 2021। ठीक है, एक चीज याद रखिए,
अगर फरवरी को किसी चीज की छुट्टी हो जाती है, कभी कभी हो सकता है ऐसा कि छुट्टी हो जाए, तो एक्सपायरी जो होगी वो एक दिन पहले हो जाएगी, मतलब गुरुवार की जगह पे बुधवार को एक्सपायरी हो जाएगी। ओके ओके। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2043 पे बाई करूंगा तो मैं इसको 25 फरवरी 2021 तक इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड रख सकता हूं। अब पैसा कितना लगेगा, क्या लगेगा, इसकी चर्चा बाद में करेंगे जब हम मार्जिन का डिस्कशन करेंगे तब। लेकिन अभी मैं इसको होल्ड रख सकता हूं, कब तक, 25 फरवरी तक। अब मान लीजिए कि मेरा व्यू है कि यार थोड़ा सा और लंबा व्यू लूं, मार्च का ले सकता हूं। अगर मार्च का ऑप्शन रहता ना तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होता। तो क्या मेरे पास में मार्च का ऑप्शन अवेलेबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है मेरे पास में मार्च का ऑप्शन भी। मार्च वाले का प्राइस कितना चल रहा है? 2051। मार्च वाले का प्राइस कितना चल रहा है? 2051। और इसकी एक्सपायरी कब होगी? 25 मार्च 2021 को। यानी कि इसको मैं कब तक होल्ड रख पाऊंगा? 25 मार्च 2021 तक इस पोजीशन को मैं होल्ड रख पाऊंगा। तो अगर मेरा इतना लंबा व्यू है, अगर मेरा इतना लंबा व्यू है कि नहीं फरवरी में नहीं, चलो मार्च में ही सही, लेकिन ये जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, अगर मैं ऐसा मान के चल रहा हूं इस स्टॉक के बारे में, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को भी बाय कर सकता हूं। यस। क्या मैं और लंबा व्यू ले सकता हूं? क्या मेरे पास में कोई और ऑप्शन अवेलेबल है? जी हाँ, अवेलेबल है मेरे पास में अप्रैल का भी ऑप्शन। 3 महीने तक। इसका प्राइस कितना चल रहा है? 2057। 2057 की कीमत इसकी चल रही है। अब एक चीज आपको देखने को मिल रही है कि ये जो प्राइस है, अब इसके बाद का ऑप्शन अवेलेबल है क्या मेरे पास? कोई ऑप्शन मेरे पास में इसके बाद का अवेलेबल नहीं है सर। यानी कि आपको ट्रेड अगर करना है तो 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड आप कर सकते हो। एक को हम कहते हैं करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे को हम कहते हैं नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरे को हम कहते हैं फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। अब ट्रेडिंग करने के लिए इन 3 चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझना यह है कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप उसका या तो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, या मार्च मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, या अप्रैल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। यानी हर चीज में सर, हर चीज में 3 कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जैसे ही ये फरवरी वाला एक्सपायर होगा सर, 25 फरवरी वाला, बस नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा किसका? मई का। जैसे ही मार्च वाला एक्सपायर होगा, फिर क्या आ जाएगा? जून का। मतलब एट ए टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते रहते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे सर। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना चाहते हैं और हमारा व्यू कितना लंबा है, किस बेसिस पे हम ट्रेड करना चाहते हैं सर। क्लियर है? यस यस। कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं? 3 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। ठीक, अब गौर करने वाली बात क्या है सर? एक चीज, अब व्यू तो आपका कुछ भी हो सकता है, कितना भी लंबा आप व्यू रख सकते हो अपना, लेकिन यहां पे देखिए या क्या लिखा हुआ सर? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं। अब ये कल का डाटा है। अच्छा, मतलब कितने लोग होंगे? हाँ, कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं ये बता रहा है वॉल्यूम। कॉन्ट्रैक्ट कितने ट्रेड हुए, तो फरवरी वाले में देखिए 61,718 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए। मार्च वाले में 4,860 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए, और अप्रैल वाले में 366 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जितना दूर हम जाते जा रहे हैं, लिक्विडिटी उतनी कम होती चली जा रही। खरीदने और बेचने वालों की संख्या, लिक्विडिटी का मतलब क्या है सर? कि खरीदने और बेचने वालों की संख्या कम होती चली जा रही है। अब ये तो रिलायंस का स्टॉक है, इसीलिए आपको इसमें कम से कम 366 दिख भी रहा है सर। कुछ ऐसे भी स्टॉक है हमारे पास में जिसमें फार मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल नेग्लिजिबल आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा, कोई खरीदने बेचने वाला रहेगा ही नहीं। ओके। तो कभी भी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते समय हमें लिक्विडिटी का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम लिक्विडिटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और अगर बहुत ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिला तो हमें नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। इसीलिए हम लिक्विडिटी का हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। इसीलिए आपको हमेशा क्या होगा, सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम देखने को मिलेगा वो किस में देखने को मिलता है? करंट कॉन्ट्रैक्ट में आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है।
ठीक। जी सर। तो अब हमारे पास में क्या क्या चीजें हुई सर? एक साथ में 3 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो सकता है, फ्यूचर को हम सेल करके होल्ड कर सकते हैं, हम फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं, हेज किस चीज को हम कहते हैं वो हो सकता है, किस चीज को कैसे हेजिंग कर सकते हैं उसका मैंने बेसिक अभी आपको जस्ट बताया है। क्लियर है? बढ़े आगे अब। यस यस। चलिए, तो मैं बात कर रहा था, चलिए अब ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए सर। हाँ हाँ। स्पॉट प्राइस क्लियर है, स्पॉट प्राइस हम किसको कहते हैं, फ्यूचर प्राइस हम किसको कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। साइकिल। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल का मतलब क्या है कि 3 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ में ट्रेड होते हैं, बस वही मतलब है सर, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ। एक्सपायरी डेट कब एक्सपायरी होगी? महीने के आखिरी गुरुवार को एक्सपायरी होगी, ठीक है। हम्म, हम्म, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट और लॉट साइज। लॉट साइज का मतलब क्या कि कितनी क्वांटिटी जो है उसमें आप ट्रेड करोगे। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। निफ्टी का आपको ध्यान रखना है, निफ्टी क्या है हमारा सर 75 का, बैंक निफ्टी का 25 का। आपके ऊपर है, नहीं भी याद रखेंगे तो जब आप ऑर्डर लगाने जाएंगे तो सामने दिख जाएगा कि कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका लॉट साइज कितने का है, जी जी। ठीक। हम्म, चलिए सर, तो ये हो गई बात हमारी बेसिक की। अब ये मार्जिन वाला जो बात है, इस मार्जिन की चर्चा हम आगे करेंगे कि कितना पैसा लगेगा अपने को ट्रेड करने के लिए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी मैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको फ्यूचर के बारे में बताने जा रहा हूं। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है सर। जी जी। चलिए, तो ये ओपन इंटरेस्ट जो है इसकी अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फ्यूचर मार्केट में जैसे कैश मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं सर तो वॉल्यूम होता है, जी। वॉल्यूम होता है ना। हम्म, ठीक उसी तरीके का कॉन्सेप्ट कुछ ओपन इंटरेस्ट का भी है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा। हम्म, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ओपन इंटरेस्ट में और वॉल्यूम में बहुत बड़ा डिफरेंस आपने को देखने को मिलता है, ठीक है। हम्म, ओपन, ओपन का मतलब क्या है सर? खुला हुआ। खुला हुआ। और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है सर? कि हमें किसी चीज में इंटरेस्ट है, हम उसमें हम्म, इंटरेस्ट रख रहे हैं किसी चीज में। तो हम्म, इसको अगर हम बेसिक बिल्कुल मैं बताऊं तो जितने आउटस्टैंडिंग पोजीशन का मतलब ये होता है सर कि जितने पोजीशन मार्केट में ऑलरेडी ओपन है, किसी ने बाय हम्म, किया किसी ने सेल किया। जैसे कि मान लीजिए कि आपका व्यू रिलायंस के ऊपर बुलिश है और मेरा व्यू रिलायंस के ऊपर बियरिश है, ठीक। हम्म, हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जरूर। आपने 2043 पे बाय किया, मैंने 2043 पे सेल किया, हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक। हाँ, अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में हम ये कॉन्ट्रैक्ट कहां पे बना रहे हैं? ट्रेड हम कहां पे करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज है। तो हमें ये पता होगा क्या कि मैंने आपको बेचा है या आपने मुझे बेचा है, ये पता होगा क्या? नहीं नहीं। ये नहीं पता होगा। तो हम दोनों के बीच में जो एक व्यक्ति खड़ा है जो हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, उसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। हाँ। और इसको टेक्निकल भाषा में कहा जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। हम्म, अगर हम दोनों को पता हो सर कि मैं राम जी को बेच रहा हूं और राम जी श्याम जी को बेच रहे हैं, मतलब मुझे बेच रहे हैं, तो राम और श्याम के बीच में अगर डायरेक्ट ट्रेड होगा, इसको हम कहेंगे ओवर द काउंटर ट्रेड, ओटीसी। अच्छा। मतलब दोनों डायरेक्ट, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है अपने पास में, हम्म, ठीक। चलिए, तो हाँ, अभी अब मैं थोड़ा सा उस तरफ बढ़ गया था, अब मैं ओपन इंटरेस्ट पे आ जाता हूं। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है सर कि बेसिकली आप अगर फ्यूचर को बाय करते हो और
मैंने फ्यूचर को सेल किया, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, स्टॉक अगर नीचे की तरफ जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। हम दोनों में टसल चल रहा है, बायर में और सेलर में, बुल में और बियर में, दोनों में टसल चल रहा है। और दोनों अपने पोजीशन को खड़ा रखे हुए, होल्ड करके रखे हुए। दोनों के पास पैसा है, बुल के पास भी पैसा, बियर के पास भी पैसा। दोनों की पोजीशन मार्केट में ओपन है। तो जब दोनों की पोजीशन मार्केट में ओपन है, तब जो मतलब दोनों कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। अब कोई तीसरा व्यक्ति आया, वो भी आया, उसने भी अपना पोजीशन ओपन कर लिया। कोई चौथा व्यक्ति आया, वो भी आया, अपना पोजीशन उसने ओपन कर लिया। तो इस तरीके से जितने पोजीशन एट ए टाइम मार्केट में ओपन रहेंगे उसको हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। अभी और डिटेल बताऊंगा एग्जांपल के साथ, अभी मैं बेसिक बस आपको बता रहा हूं, ठीक। तो हम कैश में क्या करते थे सर, कैश में हमारे पास में क्या होता था कि कैश में हमारे पास में होता था वॉल्यूम, होता था वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, मतलब बढ़ते रहता है कंटिन्यूअस बेसिस पे। जितनी बार ट्रेड होगा, जितने शेयर आपने खरीदा, जितने शेयर आपने बेचा, ये वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ते चला जाता है, ठीक है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट में ऐसी कहानी नहीं होती सर। ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तब जब क्या होगा, जब स्टॉक के ट्रेड में, स्टॉक के कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन क्या होगी, ओपन रहेगी। और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कब होगा, जब अपने पोजीशन को लोग काटना शुरू कर देंगे, खत्म करना शुरू कर देंगे। तो वो क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता चला जाए। मतलब पहले से अगर मान लीजिए 100 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया हुआ है, 100 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया और 100 के 100 खड़े हैं, अगला कोई आया फिर बाय करके होल्ड कर लिया या सेल करके होल्ड कर लिया, काटा नहीं है पोजीशन उसने, अपनी पोजीशन उसने एग्जिट नहीं की है, ओके। तो वो क्या हो गया, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। ये ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और लोग उसके बाद पोजीशन अपनी काटने लग गए, एग्जिट करने लग गए पोजीशन, बाय वाला भी काटने लग गया, सेल वाला भी काटने लग गया। जैसे एक उदाहरण समझिए, अभी बजट था हमारा बहुत रिसेंटली। अब बजट में सब लोग स्पेकुलेट करते हैं। स्पेकुलेट का मतलब क्या है सर, आशा कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि ऐसा होगा या ऐसा होगा। हाँ, या ऐसा होगा या ऐसा। स्पेकुलेशन का मतलब ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली स्पेकुलेशन है। हाँ। हम अगर बाय करते हैं तो हमारा व्यू होता है कि ऊपर की तरफ जाए, हम अगर सेल करते हैं तो हमारा व्यू होता है नीचे की तरफ जाए। तो बजट से पहले कुछ लोग मार्केट पे बियरिश होंगे, होगा ना, कोई तो सोच रहा होगा कि यार इस बार का बजट अच्छा नहीं आने वाला। कोई ना कोई तो सोच ही रहा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सोच रहे होंगे कि बजट अच्छा नहीं आने वाला, या मार्केट गिरेगा, अच्छा भी आ जाएगा तब भी गिरेगा, ऐसा भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। और कोई होगा कि नहीं इस बार तो बजट बहुत अच्छा आएगा, मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो बजट से पहले क्या होगा, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन खड़ा करके रखेंगे, कोई बाय करके रखेगा, कोई सेल करके रखेगा। जैसे ही बजट आया, 12:30 बजा, बजट की स्पीच खत्म हुई, मार्केट में क्या हुआ, एकदम से मूवमेंट ऊपर होना स्टार्ट हुआ। तो जितने लोग बियरिश थे, ऑलरेडी मार्केट उस दिन ऊपर चला गया था 1% लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक, ठीक है। तो जब मार्केट ऑलरेडी 12 साढ़े 12 बजे तक ऊपर चला गया था, तो अब जिसने सेल करके रखा था, जिसको लग रहा था कि अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, नहीं हुआ ऐसा, तो क्या करने लगेगा, वो सेलर अपनी पोजीशन काट के बाहर होने लग गया, एग्जिट करने लगा ना। अब सेलर अगर वो है तो वो एग्जिट कैसे करेगा, बाय करके एग्जिट करेगा। अगर वो सेल करके पहले से रखा हुआ है तो वो अपने पोजीशन एग्जिट कैसे करेगा, बाय करेगा तभी तो एग्जिट होगा ना। और मान लीजिए बाय, किसी ने बाय करके भी रखा हुआ है, वो भी बजट के बाद सोच रहा है कि यार ये हो गया, 1% बहुत हो गया, 2% बहुत हो गया आज का मूवमेंट, अब मैं एग्जिट कर लेता हूं अपनी पोजीशन। तो बाय वाला भी एग्जिट कर सकता है पोजीशन। यस। कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि 12:30 बजे के बाद एंट्री करेगा मार्केट में। जी। समझ पा रहे हैं। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, मार्केट में ट्रेड होंगे। कुछ की पोजीशन खड़ी रहेगी, कुछ की पोजीशन कटेगी। तो अगर सारे कॉन्ट्रैक्ट लगातार नए नए कॉन्ट्रैक्ट बनते चले जा रहे हैं जैसे बजट से पहले, तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। चला जाएगा। ओके।
और अगर बजट के बाद में मूवमेंट जो भी हुआ, कैसा भी हुआ, अब लोगों का इंटरेस्ट जो है वो खत्म होने लग गया, अब लोग अपना अपना पोजीशन काट के चाहे प्रॉफिट में चाहे लॉस में बाहर होते चले जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ओपन इंटरेस्ट अब क्या हो गया, डिक्रीज होते चला गया। ओके, समझ पाए? तो अब ये कैसे होता है इसका मैं एग्जांपल लेके आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, अभी मैं बेसिक बिल्कुल बता रहा हूं। ओके, ठीक है, अब इसका कुछ एग्जांपल ऐसे है सर, ये इतने तरीके के मार्केट में चीजें होती हैं और इसका इंटरप्रिटेशन होता है। प्राइस ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी अगर ऊपर जा रहा है, हम इसको कहते हैं कि मार्केट में नई नई पोजीशन जो है वो क्रिएट होती चली जा रही है। अगर प्राइस भी ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जा रहा है, तो हम कहते हैं कि पोजीशन जो है नई क्रिएट होती चली जा रही है। ठीक है, इसको अभी पॉज करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको डिटेल बताऊंगा तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन पैदा हो। तो इस वाले स्लाइड को जब मैं ओपन इंटरेस्ट का पूरा एग्जांपल बताऊंगा तब इस वाले स्लाइड को मैं डिक्टेट करूंगा। ठीक है, ओके। चलिए मतलब कि सर सिंपल का मतलब वो ओपन इंटरेस्ट का मतलब कि नए नए कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। बस 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 अभी अपने को इतना ही ध्यान रखना है। ओके सर। ठीक है, जैसे आप किसी भी स्टॉक फ्यूचर में देखेंगे, जैसे अगर आप ये फरवरी वाला हम देख रहे हैं, ठीक है जी, अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें आपको दिखा रहा है। हाँ, ओपन इंटरेस्ट पहला तो दिखा रहा है मार्केट लॉट, मुझे पता चल गया। मार्केट लॉट आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आ जाइए, ट्रेडेड वॉल्यूम, मतलब ट्रेडेड वॉल्यूम का मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए। अभी एक्टिव है, हाँ। हाँ, एक्टिव नहीं, ये पिछले दिन का बता रहा है, जब मार्केट ओपन था फ्राइडे को, उस दिन का बता रहा है कि 61,718 कॉन्ट्रैक्ट टोटल ट्रेड हुए उस दिन। ओके, अगले दिन इसका चेंज हो जाएगा, ये जब मार्केट कल ओपन होगा तो आप देखिएगा यहीं पे आके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ट्रेड हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। ये बता रहा है टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए। टोटल ट्रेडेड वैल्यू का मतलब क्या है सर, इतने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए और जिस प्राइस पे ट्रेड हुआ होगा उसकी वैल्यू ये टोटल उसने बता दी। वीवैप मैंने टेक्निकल एनालिसिस के सेशन में डिस्कस किया था, ध्यान में है? हाँ सर, पूरा डिटेल में तो नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि ये समथिंग वॉल्यूम से लेके हाँ एक एवरेज लेके करता है। हाँ, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इसको कहते हैं। यस। मैं किसी सेशन में इसको रिपीट भी कर दूंगा सर, ठीक है। ओके, चलिए, अब यह है ओपन इंटरेस्ट। अब इसमें ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ है सर, 1,10,989 का ओपन इंटरेस्ट इसमें है। ओके, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है सर, कि कल के तुलना में, यानी गुरुवार के तुलना में शुक्रवार को ओपन इंटरेस्ट घटा या बढ़ा। घटा है, ओके। घटा है, इसी को परसेंटेज टर्म में लिख दिया तो 3% की गिरावट के साथ में ओपन इंटरेस्ट घटा है। ओके, स्टॉक भी क्या हुआ है, नीचे की तरफ गया है। नीचे की जाम की तरफ गया ही होगा। हाँ, स्टॉक भी नीचे की तरफ गया है। कल की क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक भी क्या हुआ है, नीचे की तरफ गया है। 20 पॉइंट का गिरावट स्टॉक में देखने को मिला था, 1% की गिरावट स्टॉक में थी। अभी डिटेल डिस्कस करेंगे। ये ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे ही आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं, स्टॉक को देख सकते हैं कि स्टॉक किस तरीके से मूवमेंट हो रहा। क्लियर है? बेसिक समझ में आया ना ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है सर? यस 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 सर। बस तो इतना इतना आज के लिए इतना ही, मतलब इतना ही अपने लिए मोर देन सफिशिएंट है अभी के लिए। ओके सर, ठीक है, तो आज के सेशन में हमने बेसिक चीजें डिस्कस की। जी जी सर।